हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो है जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो 3 टाइप के होते हैं: लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। इसमें से हम लाइबिलिटी प्रोडक्ट को पिछले लेक्चर में ही देख चुके हैं। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एसेट प्रोडक्ट क्या होते हैं और अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती हैं रिटेल बैंकिंग में फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो रिटेल के एसेट प्रोडक्ट में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो हमें ये जानना है कि मतलब एसेट प्रोडक्ट क्या क्या ऑफर करते हैं बैंक, कौन कौन से स्पेशल फीचर ऑफर करते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, इन सभी बातों के बारे में हमें जानना है। तो रिटेल एसेट फाइनेंसिंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग मॉडल ऑफ द बैंक। तो किसी भी बैंक में जो रिटेल बैंकिंग को यूज करता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स, वो रिटेल का एसेट फाइनेंसिंग होता है। एसेट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका लोन, है ना। जो बैंक लोन देते हैं, चाहे जो भी लोन हो, हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, चाहे जो भी लोन हो, उसे एसेट कहते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो रिटेल एसेट फाइनेंसिंग जो होती है, यानी रिटेल के जो हम लोन देते हैं, वो मेजर कंपोनेंट है रिटेल बैंकिंग मॉडल में। ठीक है, इन फैक्ट वास्तव में क्या होता है, रिटेल लोन जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ द बैंक। तो बैंक जो रेवेन्यू कमाता है, जो इसकी राजस्व कमाई होती है, उसमें जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो रिटेल बैंकिंग होता है। बैकबोन की तरह काम करता है, मतलब एकदम समझ लीजिए कि कोर है, ये मेन एजेंडा या मेन आइटम हो सकता है। ठीक है, इन एनी कस्टमर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी रिटेल लोन इज पैक्ड एज मेन अट्रैक्शन यूनिफॉर्मली बाई ऑल बैंक्स। तो अगर कोई भी बैंक एक्सपैंड करने की स्ट्रेटजी बनाता है तो रिटेल लोन को हमेशा जो है मेन अट्रैक्शन का पॉइंट रखा जाता है, चाहे जो भी बैंक हो, हर बैंक द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो रिटेल एसेट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट है रिटेल एसेट जो होते हैं। इस रिटेल एसेट की फाइनेंसिंग मेजर कंपोनेंट होता है किसी बैंक के रिटेल बैंकिंग मॉडल में। यानी अगर कोई बैंक रिटेल बैंकिंग कर रहा है तो वो रिटेल एसेट की फाइनेंसिंग जरूर करेगा। ठीक है, और रिटेल एसेट होते हैं, रिटेल लोन होते हैं, वो बैकबोन होते हैं, कमाई के जो जरिया होता है बैंकों का, उसके बैकबोन होते हैं कौन, रिटेल लोन होते हैं। और अगर कोई कस्टमर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी बनाता है कोई भी बैंक, तो हमेशा रिटेल लोन जो होता है उसको मेन अट्रैक्शन बनाया जाता है। अगर कोई भी बैंक कहता है कि हमें अपने मतलब बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, रिटेल लोन पर ज़्यादा फोकस करेगा। और ये सभी बैंकों पर यूनिफॉर्मली लागू होती है ये बात। ठीक है, अब जैसे जैसे कस्टमर की नीड बढ़ती जा रही, वैसे वैसे ही प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्रोसेस में और डिलीवरी में इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो प्रोडक्ट में भी इनोवेशन की नीड है, प्राइसेस में भी इनोवेशन की नीड है, प्रोसेस में भी इनोवेशन की नीड है, डिलीवरी मैकेनिज्म में भी इनोवेशन की नीड है। आर रिसीविंग कांस्टेंट अटेंशन इन रिटेल एसेट साइड। तो रिटेल के एसेट साइड में अगर हम देखें तो अटेंशन आजकल किस चीज़ पर ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़्यादा जोर किस पर दिया जा रहा है कि प्रोडक्ट में इनोवेशन हो, नए नए तरीके के प्रोडक्ट आएँ, प्रोसेस में इनोवेशन हो, जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएँ। डिलीवरी मैकेनिज्म मतलब कुछ कस्टमर ब्रांच में आएगा कि ऑनलाइन करेगा, ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि इनोवेशन वहाँ पर अवेलेबल हो। प्राइसेस में भी इनोवेशन कैसे की जा सकती है, लोअर करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था, हर काम बैंक में ब्रांचेज में जा करके ही होता था, लेकिन जब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आई और मोबाइल बैंकिंग आ गई आपकी, अब यूपीआई आ गया है ना, गूगल पे, फोन पे वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजेस आते जा रहे हैं। इनोवेशन इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए, है ना। द फोकस इज सो हाई दैट सम बैंक्स रिटेल एसेट्स कंस्टिट्यूट हाई ऑफ 40 to 45% ऑफ द टोटल एसेट बेस। तो ये कह रहे हैं कि मतलब रिटेल पर इतना ज़्यादा फोकस है कि कुछ बैंकों में अगर मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए के लोन बांटे हैं, तो उसमें से 40 रुपए से 45 रुपए तक के लोन जो है केवल जो है उसमें से किसके होते हैं, रिटेल के लोन होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो टोटल एसेट बेस जो है किसी भी बैंक का, जो टोटल एसेट बेस है, अगर वो जो टोटल एसेट बेस है उसका 40 से 45% रिटेल एसेट होता है उसमें से। यानी कहने मतलब अब आप समझिए कि 40 से 45% यानी 45 से 50%, यानी आधा जो है रिटेल के लोन बांटे जाते हैं, बाकी में बाकी सारे एमएसएमई के, एग्रीकल्चर के या जो भी लोन हैं वो सारे बांटे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, द मेन एडवांटेज इज स्टेबिलिटी ऑफ एसेट बेस बिकॉज ऑफ लास्ट कस्टमर बेस। तो इसमें रिटेल बैंकिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है एसेट साइड में कह लीजिए, तो मेन एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का, स्टेबिलिटी ऑफ एसेट बेस। एसेट बेस की स्टेबिलिटी रहती है, मतलब जो भी आपने लोन दिया हुआ है उसमें स्टेबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, क्योंकि कस्टमर बेस ज़्यादा होता है, लार्ज होता है,
किसी किसी बैंक के पास में 20-20 करोड़ कस्टमर हैं। अब उसमें से 20 करोड़ कस्टमर में से अगर मान लीजिए 1 करोड़ कस्टमर ने भी लोन लिया हुआ है, तो वो 1 करोड़ कस्टमर जिसने लोन लिया हुआ है वो धीरे धीरे अपना लोन चुकाता रहता है। ऐसा नहीं कि इस 1 करोड़ में से अचानक से पता चल रहा है कि 20 लाख लोगों ने अपना लोन बंद कर दिया, किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया। कम ही होता है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि कस्टमर को बैंकों पर विश्वास होता है। अदर इंपॉर्टेंट रीजन आर बेटर स्प्रेड इन इनकम। अब रिटेल बैंकिंग क्यों पसंद की जाती है बैंकों के द्वारा? क्योंकि भाई जो इनकम का है स्प्रेड, उसमें मतलब बढ़ोतरी रहती है। रिटेल मतलब इनकम का स्प्रेड बहुत रहता है, काफ़ी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन रहता है, मतलब रिस्क बटा हुआ रहता है। अगर 1 करोड़ कस्टमर ने हमसे लोन लिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ लोगों में से अगर 10 लाख लोग नहीं भी लौटाते हैं तो भी 90 लाख लोग लौटा देंगे, तो इस बात का भी हमें फ़ायदा मिलता है। उसी जगह पे ये रिटेल का फ़ायदा है। अगर कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप जाएंगे तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में पता चला कि केवल 10 ही कस्टमर हमारे पास हैं, लेकिन सब ने 3-3 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। अब अगर कोई 5,000 करोड़ का एक कस्टमर हमारा जो है डूब जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन भी है। स्कोप फॉर कैप्चरिंग एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम अदर एवेन्यू, और यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में दूसरे तरीकों से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। हम एडिशनल रेवेन्यू कमा सकते हैं। उसको एटीएम कार्ड इशू कर दिया, उस पर चार्जेज हम लगाते हैं। आपका डेबिट कार्ड इशू कर दिया, क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो हम उसमें भी कमाई करते हैं। उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग दी, उसके भी नॉमिनल चार्जेज हम ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेचा, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करवाया, उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब अदर एवेन्यूज से, मतलब अदर प्लेसेस से हमें कमाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते रहते हैं। इसलिए रिटेल बैंकिंग को बैंक जो है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। स्टैंडर्ड रिटेल के एसेट प्रोडक्ट जो बैंकों द्वारा ऑफर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? हाउसिंग लोन हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, कार लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए और पर्सनल लोन हो गए। तो देखिए क्रेडिट कार्ड भी फ्रेंड्स आपका एसेट साइड में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। ये रिटेल का एसेट साइड आता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जब आप एक बार कस्टमर को दे दिए क्रेडिट कार्ड और उसने 20,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो ये 20,000 रुपये लाइक लोन हो जाता है उसके ऊपर, तो लोन आपका एसेट ही होता है। तो रिटेल के स्टैंडर्ड एसेट कौन कौन से हैं, एसेट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे लोन जो है फ्रेंड्स आपके स्टैंडर्ड जो है एसेट प्रोडक्ट होते हैं। अदर रिटेल लोन में और इसके अलावा भी और लोन दिए जाते हैं, जैसे रेंटल रिसीवेबल पर लोन दिया। जैसे किसी कस्टमर के पास में घर है, उसके 15-20 किराएदार हैं, अगर मान लीजिए उसको महीने का 70-75 हज़ार रुपये अगर मिल रहा है, तो उसके इस 75 हज़ार रुपये की इनकम के आधार पर अगर हम उसको लोन सैंक्शन करते हैं तो वो हो जाएगा रेंटल रिसीवेबल लोन। सैलरी ओवरड्राफ्ट, किसी कस्टमर की सैलरी आ रही है, आपने उस सैलरी के ऊपर ओवरड्राफ्ट दे रखा है कि आपकी सैलरी हर महीने 50,000 रुपये है, तो आप साल भर में यदि चाहें तो 3 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट यूज कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, कोई चीज़ शेयर हो गया, कोई सिक्योरिटी हो गई जिसको गिरवी रख करके उसके अगेंस्ट में भी लोन लिया जा सकता है। लोन फॉर ट्रेडर्स इन पर्सनल सेगमेंट, तो मतलब बिजनेसमैन को भी हम लोन दे रहे हैं लेकिन उसके पर्सनल यूज के लिए दे रहे हैं, तो वो भी हमारा जो है अदर टाइप के रिटेल के एसेट हो गए। तो ये रिटेल में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसकी हम यहाँ पर बात करें एसेट साइड में, ठीक है। रिटेल लोन्स आर आल्सो स्ट्रक्चर्ड बाय सम बैंक टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोफेशनल सेगमेंट। इसके अलावा रिटेल लोन जो होते हैं वो कुछ बैंक ऐसे लोन बनाए हुए हैं जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल सेगमेंट को टारगेट करने के लिए, जैसे डॉक्टरों के लिए लोन, आर्किटेक्ट के लिए लोन, एडवोकेट्स के लिए लोन, है ना, स्कूल के लिए लोन, अगर जो है टीचर्स के लिए लोन, तो मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशन को जो टारगेट किया जा रहा है फ्रेंड, तो उसे ही यहाँ पर उसके लिए भी अलग से स्कीम लेकर आते हैं कि जैसे डॉक्टर्स के लिए स्पेशली जो है प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, रिटेल का लोन आप ले सकते हैं। आर्किटेक्ट के लिए लोन ले, एडवोकेट्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है ताकि वो लोन ले सकें, ताकि उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। सम बैंक हैव स्पेशल स्कीम फॉर स्मॉल ट्रेडर्स इन पर्सनल सेगमेंट। अब कुछ बैंक जो है जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए पर्सनल सेगमेंट में, मतलब उनकी पर्सनल नीड के लिए भी लोन ऑफर करते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में ये वाली बातें मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाहते हैं, तो इसे छोड़ ही देते हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, रिटेल लोन्स आर द ब्रेड एंड बटर ऑफ द रिटेल बैंकिंग स्पेस ऑफ द बैंक, एंड बैंक कम्पीट विथ वन अनदर इन डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपेंडिंग द रिटेल एसेट स्पेस। तो ये जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि जो रिटेल लोन होते हैं फ्रेंड्स वो मतलब ब्रेड और बटर होते हैं रिटेल बैंकिंग स्पेस के, मतलब समझ लीजिए कि दाना पानी होते हैं रिटेल बैंकिंग स्पेस के, ठीक है। अगर आप लोन नहीं देंगे तो आपको कमाई नहीं होगी, तो ब्रेड बटर होते हैं रिटेल बैंकिंग स्पेस के। और बैंक आपस में कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ में डिजाइनिंग में, मतलब प्रोडक्ट की, रिटेल एसेट की जो लोन है उसकी डिजाइनिंग में, उसकी मार्केटिंग में, उसके एक्सपेंडिंग में काफ़ी सारा मेहनत करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं बैंक, और साथ ही साथ में
डिजाइनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग करते हैं, मतलब कहने का प्रोडक्ट की डिजाइनिंग आप कुछ ऐसा ऑफर करिए जो दूसरे ना ऑफर कर रहे हों, अपने रिटेल प्रोडक्ट की जो लोन का प्रोडक्ट उसकी अच्छे से मार्केटिंग करिए, अपना रिटेल का जो एसेट स्पेस है, जो लोन का स्पेस है, उसको 10,000 कस्टमर तक पहुँचे हैं तो 50,000 कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये सारी बातें यहाँ पर बैंकों द्वारा की जाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स इसको जो है थोड़ा सरसरी तौर पर। ठीक है, तो रिटेल एसेट जो फाइनेंसिंग होती है वो मेजर कंपोनेंट है, बड़ा कंपोनेंट होता है रिटेल बैंकिंग मॉडल का। ठीक है, रिटेल जो लोन होते हैं ये बैकबोन है, जो बैंकों की कमाई होती है उसका बैकबोन होता है रिटेल। अब हमने ये देखा ना कि कई बैंकों में 40% से लेकर के 45% तक केवल रिटेल के लोन बांटे जाते हैं, बाकी पार्ट में और सारे लोन आते हैं। इनफैक्ट रिटेल लोन्स आर द बैकबोन ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफ द बैंक। तो रिटेल लोन जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसके? रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑफ द बैंक के होते हैं। इफ एनी कस्टमर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ठीक है, अगर कोई भी बैंक जो है अपनी एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी बनाता है कि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो रिटेल लोन जो है मेन अट्रैक्शन बनते हैं, वो रिटेल लोन को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं। अब इनोवेशन की रिक्वायरमेंट महसूस की जा रही है कि रिटेल के जो एसेट साइड में है वहाँ पर प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्रोसेस में और डिलीवरी मैकेनिज्म में इनोवेशन की लगातार नीड महसूस की जा रही है। और रिटेल बैंकिंग पर इतना ज़्यादा फोकस है कि कुछ बैंकों में जो टोटल एसेट है, जो टोटल उनका लोन है, उसका 40 से 45% केवल रिटेल बैंकिंग का लोन होता है। अब रिटेल बैंकिंग के मेन जो फ़ायदा होता है, ज़्यादा बड़ा कस्टमर बेस होने की वजह से जो लोन लेता है कस्टमर, उसमें स्टेबिलिटी रहती है। ज़्यादातर कस्टमर एक बार लोन लेते हैं तो उसको चुकाते हैं धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं होता कि उसको बंद कर दें, है ना। अदर इंपॉर्टेंट रीजन्स आर बेटर स्प्रेड इन इनकम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें जो रिस्क मतलब जो और फायदे हैं रिटेल बैंकिंग के वो ये हैं कि जो इनकम का स्प्रेड बहुत है, मतलब कहने का कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं रिटेल बैंकिंग से। उसके बाद में रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब रिस्क जो है फैला हुआ है। 2 करोड़ कस्टमर अगर हैं तो 2 करोड़ कस्टमर में से 10% भी डिफॉल्ट करेंगे तब भी 90% कस्टमर आपका पैसा वापस करेगा, तो इसलिए रिस्क थोड़ा कम ही रहता है। द स्कोप फॉर कैप्चरिंग, और इसके अलावा हम चूंकि इतने सारे कस्टमर हैं तो हम अदर तरीकों से भी पैसे इनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे उनको कस्टमर हमारे पास, उसको एटीएम कार्ड दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं। तो इन सभी तरीकों से नॉन फी बेस्ड इनकम हम जनरेट करते हैं, है ना, जिनमें हम सर्विस चार्जेज वगैरह लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में रिटेल लोन्स आर, आपका जो है रिटेल जो लोन्स हैं उनमें जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हैं उनमें से आपके कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें से ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रिटेल के कौन कौन से हैं। हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, ये सभी आपके रिटेल के एसेट प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा इसके अलावा कौन कौन से हैं? रेंट रिसीवेबल, सैलरी का ओवरड्राफ्ट, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन फॉर ट्रेडर्स इन पर्सनल सेगमेंट, ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो है मतलब रिटेल एसेट के प्रोडक्ट ही हैं। तो इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल सेगमेंट को टारगेट करते हुए भी जो है प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए अलग लोन है, आर्किटेक्ट के लिए अलग टाइप का लोन बना दिया, आपका पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अलग लोन बना दिया, आर्मी के लिए अलग लोन बना दिया। तो मतलब अलग अलग तरीके के जो है प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरीके के लोन प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। सम बैंक्स ऑफर स्पेशल ओडी वगैरह। अब उसके बाद में जैसा कि पहले बताया गया कि रिटेल लोन जो होते हैं वो बैंकों के ब्रेड और बटर होते हैं। रिटेल बैंकिंग स्पेस में जो रिटेल लोन होते हैं उनके ब्रेड और बटर होते हैं, इसलिए बैंक आपस में compete करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ठीक है, किसमें? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में, प्रोडक्ट की मार्केटिंग में और एक्सपैंडिंग द रिटेल एसेट स्पेस, रिटेल के स्पेस को बढ़ाने में, एक्सपैंड करने में आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। अब यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि जो रिटेल एसेट प्रोडक्ट हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो रिटेल बैंकिंग रिजल्ट इन बेटर यील्ड, मतलब रिटेल बैंकिंग से बैंकों को बेटर यील्ड मिलती है, यानी ज़्यादा कमाई होती है। यील्ड का मतलब ज़्यादा, अगर कहीं पर 6% मिल रहा है और यहाँ पर 7% मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये यील्ड ज़्यादा अच्छी है। इम्प्रूव बॉटम लाइन फॉर द बैंक, और ये बैंकों की बॉटम लाइन को इम्प्रूव करता है, यानी जहाँ लॉस ज़्यादा होने के चांसेस हैं उस लॉस को कम करता है, इसलिए बॉटम लाइन को इम्प्रूव करता है। रिटेल सेगमेंट इज गुड एवेन्यू फॉर फंड डिप्लॉयमेंट, तो आपके पास में जो फंड है, जो हमने एफडी और ओडी एफडी करवाई हुई है, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसको डिप्लॉय करने के लिए एक अच्छा एवेन्यू मिल जाता है अगर हम अपने रिटेल के कस्टमर को उसको लोन के तौर पर बांट दें। ठीक है, तो रिटेल सेगमेंट इज गुड एवेन्यू फॉर फंड डिप्लॉयमेंट। कंज्यूमर लोन्स आर प्रिज्यूम टू बी लोअर रिस्क एंड एनपीए परसेप्शन। अब जो कस्टमर को हम लोन देते हैं फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग में, ये ऐसा मानकर हम चलते हैं कि इसमें रिस्क कम होता है और एनपीए भी कम ही रहता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि टिकट साइज छोटा होता है,
कोई 2 लाख का लोन लेगा, कोई 20 लाख का लोन लेगा, कोई 1 करोड़ का लोन लेगा, कोई 50,000 रुपये का ही लोन लेगा। तो अगर 50,000 वाला लोन डिफ़ॉल्ट होता है या 20,000 वाला लोन डिफ़ॉल्ट होता है, 2 लाख वाला लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि अगर 2,000 करोड़ वाला लोन अगर एक ही कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तब ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो इसलिए ये मानकर हम चलते हैं कि एनपीए भी कम ही होता है और रिस्क भी कम ही रहता है। हेल्प्स इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ नेशन थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब जब आप लोन देते हैं, रिटेल के लोन देते हैं, तो बदले में कस्टमर के पास पैसा जाता है, वो इंडस्ट्री में लगाते हैं या जो भी होता है, हाउस बनवाया, तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ती है और उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी हमारी रिवाइव करती है, आगे बढ़ती है और तरक्की करती है फ्रेंड्स। ओके, इकोनॉमी भी बूस्ट करती है आपके रिटेल के लोन देने से। इम्प्रूव्स लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल थ्रू अफोर्डेबल क्रेडिट। अब ये रिटेल बैंकिंग जो आप लोन देते हैं वो तो लोगों की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है। भाई किसी के पास में कार नहीं थी, आपने उसको 10 लाख रुपए की कार का लोन सैंक्शन किया, अब उसके पास कार है तो उसकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो गई और उसकी जो चाह थी, एस्पिरेशन थी, वो चाहता था कि मेरे पास एक कार हो, तो उस एस्पिरेशन को भी आप फुलफिल कर रहे हैं। कोई पढ़ना चाहता है, कोई हायर स्टडीज़ करना चाहता है, आईआईटी वगैरह से पढ़ाई करना चाहता है, तो उसकी जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है वो ये है, उसकी एस्पिरेशन है कि मुझे आईआईटी से बीटेक करना है, एमटेक करना है, जो भी करना है, तो उसको हम जो है अफोर्डेबल क्रेडिट यानी सस्ते में लोन दे करके उसकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। तो रिटेल बैंकिंग का ये भी फ़ायदा है कि लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाती है और वो जो लोगों की ज़रूरतें हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी चाहत है, उसको भी हम यहाँ पर सस्ते क्रेडिट दिलवा करके पूरा करते हैं। रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट इन अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। तो जो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होती है, जहाँ पर डिमांड ऑलरेडी है हमारे पास में, वहाँ पर रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत कम ही होता है कि बैंकों को जो है कस्टमर के पास जाकर के ये बोलना पड़े कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं। होता उल्टा है, डिमांड ज़्यादा है, लोग चाहते हैं लोन लेना, वो बैंकों को अप्रोच करते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग एफर्ट मिनिमम ही करना पड़ता है। अकाउंट खुलवाने के लिए लोग ज़्यादातर अप्रोच करते हैं, हम कम ही अप्रोच करते हैं कि आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी का यही फायदा है कि आपको मार्केटिंग में एफर्ट ज़्यादा नहीं करना है। आपको ये नहीं बताना होता है कि हमारा एटीएम उस लोकेशन पर लगा हुआ है, नहीं, कस्टमर को अपने आप ही पता चलता है कि उस लोकेशन पर लगा हुआ है क्योंकि उसको ज़रूरत है ना। तो इसलिए अगर उसको पहले ही पता चल रहा है तो हमें उतना ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं रह जाती, मार्केटिंग एफर्ट कम ही पड़ता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ड्यू टू ह्यूज कस्टमर बेस इनेबल बैंक टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन फ्यू और सिंगल बारोअर। तो अब जो पोर्टफोलियो है बैंक का वो डाइवर्सिफाइड है क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं। किसी बैंक के पास 20 करोड़ कस्टमर हैं अगर, तो उसका जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो ये क्या करता है, किसी एक कस्टमर पर या कुछ कस्टमरों पर बैंक की डिपेंडेंस को जो है घटा देता है। ऐसा नहीं कि एक बार और अगर जो है उसने 5,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है और अगर वो 5,000 करोड़ का लोन जो है नहीं चुकाता है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। या कोई कस्टमर है जो 2,000 करोड़ का लोन नहीं लेता है तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्लो पड़ जाएगा। उसी जगह पर 20 करोड़ कस्टमर है, उसमें से अगर 10 लाख कस्टमर भी 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो हम जो है 200 करोड़ रुपए का लोन बांट सकते हैं। तो कहने मतलब ये होगा डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है क्योंकि कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बैंक्स कैन अर्न गुड प्रॉफिट बाई प्रोवाइडिंग नॉन फंड बेस्ड और फी बेस्ड सर्विस विदाउट डिप्लॉइंग देयर फंड्स। तो इसके अलावा रिटेल बैंकिंग में एक फ़ायदा ये भी होता है कि बैंक जो है अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं नॉन फंड बेस्ड, मतलब जिसमें पैसे ना लगाने पड़े, या फी बेस्ड सर्विस, जैसे एटीएम कार्ड आपने दे दिया, डेबिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड आपने इशू कर दिया, आपने म्यूचुअल फंड दे दिया, आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दे दिया। तो इन सब चीज़ों को देने से फ़ायदा होता है कि इसमें हमारा फंड नहीं लगता है, हमें अपना फंड डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पर अर्निंग कर पाते हैं। तो ये भी रिटेल बैंकिंग का एक बेनिफिट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने समझ लिया इन शॉर्ट में रिटेल एसेट प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो रिटेल बैंकिंग जो है बेटर यील्ड देता है, रिटेल का जो एसेट प्रोडक्ट है वो बेटर यील्ड देता है, बॉटम लाइन ऑफ बैंक की इंप्रूव करता है, अगर लॉस भी होना है तो उसको इंप्रूव करता है, कम कर देता है। रिटेल सेगमेंट जो है फंड को डिप्लॉय करने का, फंड को बांटने का एक अच्छा सेगमेंट होता, एक अच्छा लोकेशन है, एवेन्यू है, मतलब हम अपने फंड को रिटेल कस्टमर को दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंज्यूमर लोन में ये मानकर चलते हैं कि रिस्क जो है लोअर होता है और एनपीए जो है कम रहता है, हम ये भी मानकर चलते हैं क्योंकि जो टिकट साइज है वो छोटा होने की वजह से ये चीज़ रहती है। हम जब लोन बांटते हैं रिटेल बैंकिंग के तो उससे प्रोडक्शन एक्टिविटी देश में बढ़ती है और उस प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से इकोनॉमी भी हमारी जो है आगे बढ़ती, रिवाइव करती है। इसके अलावा जो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं उनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, चाहत है, एस्पिरेशन है, उसको भी फुलफ़िल करते हैं हम अफोर्डेबल क्रेडिट ऑफर करके। ठीक है, इसके अलावा डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जिसमें डिमांड ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है, वहाँ पर मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट की ज़रूरत होती है रिटेल बैंकिंग
में ज़्यादा बैंकिंग मतलब ज़्यादा मार्केटिंग के लिए एफर्ट देने की जरूरत नहीं होती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ड्यू टू ह्यूज कस्टमर बेस, है ना, बहुत बड़ा कस्टमर बेस होने की वजह से बैंक की जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। कुछ कस्टमर या सिंगल बारोवर के ऊपर डिपेंडेंसी ना होकर के डाइवर्सिफाइड होती है। 20 करोड़ कस्टमर हमसे जो है चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, ना कि हम सिर्फ एक कस्टमर पर डिपेंड हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटेल बैंकिंग में बैंक जो है नॉन फंड बेस्ड या फी बेस्ड जो सर्विस ऑफर करके बिना फंड को अपना पैसा लगाए हुए भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है, जिसका मैंने एग्जांपल आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वो सारा बताया, ठीक है। अब तो हमने देखा था कि रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स वो आपके होते हैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में देखा, मतलब पिछले लेक्चर में देखा। फिर हमने देखा दूसरा होता है एसेट प्रोडक्ट होते हैं, जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा। और अब हम तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट होता है अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर लाइबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, एसेट प्रोडक्ट नहीं, तो जो तीसरा प्रोडक्ट होता है उसे हम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं। अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ब्रॉडली कवर फाइनेंशियल सर्विसेज नीड ऑफ कस्टमर अदर देन दोज लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड एसेट प्रोडक्ट। तो कस्टमर की जो फाइनेंशियल नीड है उसको कवर करता है, जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट और एसेट प्रोडक्ट के अलावा बाकी जो भी जो है अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, है ना, फाइनेंशियल सर्विस नीड को जो कस्टमर की फुलफिल करती हैं, उन्हें ही हम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज कहते हैं रिटेल बैंकिंग के। दीज इनहेंस द सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड डिलीवरी इफिशियंसी बाय एडिशनल सर्विस टूल टू द बेसिक प्रोडक्ट। अब ये क्या करते हैं, ये इन्हेंस करते हैं सर्विस एक्सपीरियंस को कस्टमर के। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, डेबिट कार्ड आपका या एटीएम मशीन हो गई, तो ये सर्विस एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर रहे हैं कस्टमर की बाई प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड डिलीवरी इफिशियंसी। वहाँ पर क्या है कि प्रोसेस बदल जाती है, डिलीवरी की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है बाई एडिंग एडिशनल सर्विस टूल्स टू द बेसिक प्रोडक्ट। जो बेसिक प्रोडक्ट हमारा सेविंग अकाउंट है उसी में हमने एडिशनल सर्विस टूल ऐड किया डेबिट कार्ड को, और डेबिट कार्ड कस्टमर ने यूज किया एटीएम मशीन पर। तो ये सारी बातें हो गई, है ना। कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस बदल गया, उसको डिलीवरी के लिए नया मतलब डिलीवरी मैकेनिज्म में चेंजेस महसूस हुए, उसको लगा कि हाँ जो है सर्विस में चेंजेस आए हुए हैं, है ना। जब एटीएम नहीं रहा होगा तब आप सोचिए कि जो है कस्टमर को हमेशा बैंक ही जाना पड़ता था, ब्रांच ही जाना पड़ता था, तो भीड़ लगी रहती होगी, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता रहा होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं। दीज इनहेंस सर्विस एक्सपीरियंस, जो कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस है कस्टमर का, उसको चेंज कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रोसेस एंड डिलीवरी इफिशियंसी। अब क्या होता है कि जो डिलीवरी इफिशियंसी वो काफ़ी बढ़ जाती है, और वो बढ़ती कैसी है, एडिशनल सर्विस टूल का यूज करते हैं हम बेसिक प्रोडक्ट में। अब इसके एग्जाम्पल जो है, वन सेट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड ब्रोकिंग सर्विसेज। डिपॉजिटरी सर्विसेज और ब्रोकिंग सर्विसेज फ्रेंड्स आपका आता है जो आप शेयर वगैरह परचेज और खरीद बेच करते हैं। ब्रोकिंग का काम होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं वो ब्रोकिंग का काम करते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस वो होती है जिसमें अगर कस्टमर जो है अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो उसका एक डीमैट अकाउंट खुलता है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलता है, वो डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट डिपॉजिटरी सर्विस के तहत आता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में कौन से प्रोडक्ट ऑफर करता है रिटेल बैंकिंग में हमारा बैंक या कोई भी बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड ब्रोकिंग सर्विसेज, ये सारे प्रोडक्ट ऑफर करता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लाइक लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके अलावा मतलब हम इतना तो अपना प्रोडक्ट तो ऑफर ही करते हैं, इसके अलावा थर्ड पार्टी दूसरी कंपनियों के भी प्रोडक्ट जैसे लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड कॉइन की सेलिंग करना, बिल पेमेंट सर्विस, बिल की पेमेंट सर्विस देखना, मल्टी सिटी चेक ऑफर करना, पेमेंट गेटवे फॉर रेल एंड एयर टिकट बुकिंग, है ना, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, प्राइवेट बैंकिंग आर सम ऑफ द अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाई बैंक। तो देख रहे हैं बैंक मतलब कितने तरीके के प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग आउट करो रिटेल के तहत, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विस, ब्रोकिंग सर्विसेज, और ये सारा काम एक ब्रांच में जो 4-5 लोग होते हैं उन्हीं को ही निपटाना पड़ता है। तो इसीलिए जो है सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैम्पर्ड रहती हैं हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी हम करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, किसी कस्टमर ने लोन लिया उसका इंश्योरेंस तुरंत करवाते हैं, उसके घर का इंश्योरेंस करवाते हैं, पर्सन का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये भी हम ऑफर करते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट भी हम बेचते हैं। जो गोल्ड कॉइन है उसकी रिटेल सेलिंग की जाती है, होलसेल नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा। रिटेल की मतलब गोल्ड कॉइन की रिटेल सेलिंग हम करते हैं, क्योंकि हम रिटेल बैंकिंग की बात कर रहे हैं इसलिए रिटेल सेलिंग कर रहे हैं। बिल पेमेंट सर्विसेज, जो भी बिल, अगर कोई कस्टमर बिल अपना डिस्काउंट करवाना चाहता है, निगोशिएट करना चाहता है, तो वो भी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। मल्टी सिटी चेकबुक ऑफर करते हैं,
पेमेंट गेटवे भी ऑफर किया जाता है रेल और एयर टिकट बुकिंग के लिए। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसे जो है पेमेंट गेटवे मिले तो वो भी हमें ऑफर करना होता है। वेल्थ मैनेजमेंट का काम देखते हैं, कस्टमर के लिए उसकी वेल्थ को मैनेज करना, उसके धन को हम मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी काम किया जाता है। प्राइवेट बैंकिंग जब हाई लेवल के कस्टमर को, मतलब जिसकी पूंजी ज़्यादा हो, उसको जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिटेल बैंकिंग की, तो उसे ही प्राइवेट बैंकिंग कहते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो अदर प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं। तो मतलब एसेट साइड के प्रोडक्ट हमने देखे, है ना, और लाइबिलिटी साइड के प्रोडक्ट देखें। उसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी लिस्टिंग ये है फ्रेंड्स। ओके, दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्टमर। देखिए, अब ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं वो दो उद्देश्य होते हैं इसके। एक तो ये उद्देश्य होता है कि कस्टमर की जो मल्टीपल नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाए। यानी कोई एक कस्टमर आता है, वो आपसे हाउसिंग लोन भी लेना चाहता है और साथ साथ चाहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड भी जो है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। या कोई कस्टमर आता है उसे गोल्ड कॉइन परचेज करनी है, या कोई कस्टमर आता है उसको इंश्योरेंस करवाना है। तो मतलब कहने का हम उसकी जो मल्टीपल नीड्स है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं और साथ ही साथ में हम फी बेस्ड इनकम भी जनरेट कर लेते हैं, हम भी कमाई कर लेते हैं। तो हमने उस एक तो कस्टमर हमारे पास आया तो उसको दूसरे बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सारे तरीके के प्रोडक्ट उसको ऑफर किए और साथ ही साथ में उसमें हमने कमाई भी कर ली। तो ये होता है इन सर्विसेज को ऑफर करने का दो उद्देश्य होता है, एक तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और दूसरा थोड़ी सी कमाई भी कर लेना। द रेवेन्यू मॉडल ऑफ दीज fee-based services are quite attractive and some banks in the private space generate revenue up to 50% of their total revenue from the fee-based business। तो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू मॉडल जो होता है इन फी बेस्ड सर्विस का ये बहुत अट्रैक्टिव होता है और सम बैंक जो है प्राइवेट स्पेस में वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू, जो उनका टोटल रेवेन्यू है उसमें से 50% रेवेन्यू फी बेस्ड बिजनेस से जनरेट करते हैं। फी बेस्ड बिजनेस का मतलब समझ लीजिए ये जितने भी प्रोडक्ट हमने बात की यहाँ पर फ्रेंड्स ये सारे फी बेस्ड बिजनेस ही हैं, है ना। मतलब हम कुछ पैसा लेते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा है, हमको बस बदले में एक कमीशन मिल जाता है, ये किसी और कंपनी का होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड किसी और कंपनी का है, हम केवल उसे ऑफर कर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका फी बेस्ड इनकम का कॉन्सेप्ट होता है। टुडे एटीएम्स आर ऑफर्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल पीएसबी। अब आज के समय में सभी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा एटीएम ऑफर किए जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नाउ एक्टिवली पेइंग अटेंशन टू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। अब क्या है कि पहले इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अभी सभी के सभी बैंक इस प्रोडक्ट पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आया है कि इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर इस प्रोडक्ट को हम आगे ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं हमारे लिए, ठीक है। डिपॉजिटरी सर्विसेज कुछ बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही हैं और ब्रोकिंग सर्विसेज भी। तो कुछ बैंक जो है अब डिपॉजिटरी सर्विस और ब्रोकिंग सर्विसेज को भी ऑफर कर रहे हैं। ये आपका शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने से रिलेटेड होता है फ्रेंड्स। ओके, कारपोरेट एजेंसी फॉर लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर डन बाई ऑलमोस्ट ऑल द पीएसबीज व्हाइल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स आर नाउ डन बाई गुड नंबर ऑफ बैंक। तो ध्यान रखिएगा कि जो कारपोरेट एजेंसी के साथ टाई अप करके लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना, म्यूचुअल फंड को बेचना, ये काम लगभग सभी आपका पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है। और गोल्ड कॉइन की जो सेलिंग है फ्रेंड्स आपका वो केवल जो है अच्छे नंबर, मतलब सभी बैंकों द्वारा नहीं की जाती है, गुड नंबर ऑफ बैंक द्वारा की जा रही है। लेकिन ये जो आपका लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड का बिजनेस है ये सभी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा किया जा रहा है। बिल पेमेंट सर्विसेज आर अटेम्प्टेड बाय मैनी बैंक्स। अब बिल पेमेंट की जो सर्विस है इसको भी कई बैंक ऑफर करने की कोशिश करते हैं। पेमेंट गेटवे फैसिलिटी इज येट टू मेक अ बिग इम्पैक्ट एंड ऑफर्ड बाय ओनली फ्यू बैंक्स। जो हमने बात की ना कि पेमेंट गेटवे भी ऑफर किया जाता है, तो ये अभी पेमेंट गेटवे क्या होता है फ्रेंड, देखिए जब भी आप कोई पेमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक पेमेंट गेटवे के थ्रू रिडायरेक्ट किया जाता है कि आपको ये पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट की जा रही है। तो वो जो गेटवे बीच में यूज हो रहा है, मतलब इधर मान लीजिए जैसे मैं हूँ इधर, मान लीजिए CIB विथ अशोक चैनल है, ठीक है। आपने इसको 600 रुपये की पेमेंट करनी है, तो मान लीजिए अभी UPI से कर रहे हैं आप पेमेंट। अगर UPI से नहीं करते तो मेरे पास पेमेंट कैसे आएगी, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट आने से पहले एक गेटवे के थ्रू ये 600 रुपये जाते हैं। तो ये जो गेटवे यूज होगा फ्रेंड्स वही आपका मतलब कहने का कि ये 600 रुपये मेरे से लेगा, मतलब आपसे लेगा आपके अकाउंट से और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो इन बिटवीन का जो काम होता है वो पेमेंट गेटवे द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सर्विस भी कुछ बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही है। अभी सभी बैंक जो है ये ऑफर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की नीड होती है और जो आपका सिस्टम वो बहुत साउंड होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसे फंक्शनलाइज कर सकते हैं। इसलिए कुछ ही बैंक इसे ऑफर करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट है ना, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर का जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करना,
आर नॉट ऑफर्ड बाई एनी ऑफ द PSBs टिल नाउ, बट द डेज आर नॉट फार ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज बाई PSBs। अभी करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विस जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा ऑफर नहीं की जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं है कि जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें से मेरे ख्याल से वेल्थ मैनेजमेंट का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शायद किया जाता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन शायद किया जाता है जितना मैंने जाना है फ्रेंड्स। ओके आगे बढ़ते हैं। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक्स ऑफर कंप्लीट बकेट ऑफ ऑल ऑफ द एबव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जो नई जनरेशन के आपके प्राइवेट बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, वो ये कंप्लीट बकेट ऑफर करते हैं। ये पूरा जो है मतलब पूरा एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज सारा कुछ एक साथ ऑफर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें एक बार इसको फिर से हम लास्ट टॉपिक को 2 मिनट में देखेंगे। ठीक है, तो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं बैंक द्वारा। ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं, उसके सर्विस एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज में रिटेल में ऑफर करते हैं? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग। मैंने आपको डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में डिफरेंस बता रखा है। एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम मशीन पर यूज होता है पैसे विड्रॉ करने के लिए, बस और कुछ नहीं करता। जबकि डेबिट कार्ड में एटीएम कार्ड के तो गुण होते ही हैं, साथ साथ वो ई कॉमर्स में भी यूज होता है या और जहां भी यूज कर सकते हैं। यही इतना डिफरेंस होता है, बाकी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, उसके बाद ब्रोकिंग सर्विसेज, ये सारे प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करना, म्यूचुअल फंड बेचना, गोल्ड कॉइन की रिटेल सेलिंग करना, बिल पेमेंट सर्विसेज, मल्टी सिटी चेक का होना, पेमेंट गेटवे रेल के लिए, एयर टिकट बुकिंग के लिए, उसके बाद में वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग, ये सारे कुछ अदर प्रोडक्ट हैं जो बैंकों द्वारा रिटेल बैंकिंग में ऑफर किए जाते हैं। अब इन सर्विसेज को ऑफर करने का 2 उद्देश्य है बैंकों का। एक तो कस्टमर की जो मल्टीपल नीड है उसको सेटिस्फाई करना, यानी एक कस्टमर आता है आपके पास में तो उसे म्यूचुअल फंड लेने के लिए और कहीं ना जाना पड़ेगा। उसने होम लोन रखा है तो होम लोन के साथ अगर वो म्यूचुअल फंड भी लेना चाहता है तो वो वहीं पर ऑफर हो जाएगी। अगर वो अपने हाउस का वहीं इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो प्रोडक्ट भी हम उसको ऑफर करेंगे वहीं पर। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, उसकी मल्टीपल नीड को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं और साथ ही साथ में हम फी बेस्ड इनकम भी जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाती है। ठीक है, अब जो रेवेन्यू इससे जनरेट होता है फ्रेंड्स वो क्वाइट अट्रैक्टिव होता है। कुछ बैंकों में फी बेस्ड इनकम जो होती है उनके टोटल रेवेन्यू का 50% होता है। एटीएम्स अब सभी बैंकों द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा, ऑलमोस्ट सभी बैंकों द्वारा एटीएम लगाए गए हैं और मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नाउ। अब क्या है कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है सभी बैंकों द्वारा, क्योंकि इसमें ह्यूज पोटेंशियल छिपा हुआ है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसलिए बैंक जो है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर जोर देते हैं। कुछ बैंकों द्वारा डिपॉजिटरी सर्विसेज और ब्रोकिंग सर्विसेज भी ऑफर की जा रही है, लेकिन सभी बैंकों द्वारा नहीं की जा रही, कुछ बैंकों द्वारा की जा रही है। और जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी बैंक कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड कॉइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिटेल में वो ठीक ठाक नंबर ऑफ बैंकों द्वारा किया जाता है, लेकिन सभी बैंकों द्वारा नहीं किया जाता है। बिल पेमेंट सर्विसेज मैनी बैंकों द्वारा ट्राई किया जा रहा है। पेमेंट गेटवे सर्विसेज अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया है, बिग इम्पैक्ट होना बाकी है और ये अभी केवल कुछ बैंकों द्वारा ही पेमेंट गेटवे सर्विस ऑफर की जाती है। वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विस है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा अभी तक ऑफर नहीं की जाती है, लेकिन ये भी जल्द ही इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा। ठीक है, और नई जनरेशन के जो प्राइवेट बैंक हैं और फॉरेन बैंक हैं वो इन सभी प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमने अभी तक आपको बताए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये तीसरा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। होप है कि आपको समझ में आया होगा।